Dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 37। तो इसके पहले की सारी सीरीज़ आप जरूर पूरी सारी वीडियोस आप जरूर देखिएगा। उसका एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक दिया हुआ है। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द SNF ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क शुड बी एज फॉलोज। जो SNF है मिल्क में, सॉलिड नॉट फैट्स, ये कितना होना चाहिए मिल्क में? एक स्टैंडर्ड है, इसका एक लेवल है कि कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 8.5%। जो मिल्क में जो SNF है वो 8.5% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज। ह्यूमन एम्ब्रियो का पीरियड कितना होता है? तो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसका पीरियड होता है 2 to 8 वीक्स। 2 से 8 वीक के जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो का, ओवम, एम्ब्रियो एंड जाइगोट। तो 0 से 2 वीक तक का जो होता है उसको बोलते हैं ओवम, फिर आता है एम्ब्रियो, उसके बाद 8 वीक्स मीन्स 8 वीक तो हो गया, तो 9th वीक टिल प्रेगनेंसी तक के जो पीरियड है उसको टिल डिलीवरी तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। और एम्ब्रियो का जो पीरियड होता है 2 to 8 वीक्स के 2 से 8 वीक तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवल ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट ऑफ एजुकेबल मेंटली चैलेंज चाइल्ड एज। जो चाइल्ड मेंटली चैलेंज, चाइल्ड मीन्स उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा चाइल्ड जिसको पढ़ाया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, तो जिसका IQ 75 से ऊपर होगा उसको पढ़ाया जा सकता है। वो मेंटली मीन्स उसको वो एजुकेबल चाइल्ड होता है, उसको अगर आराम से पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाया जा सकता है। और जो 50 to 75 तक आते हैं ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इनको एक ये मतलब जो ये लॉन्ग लाइफ स्टडीज़ होती हैं, लाइक स्टैंडर्ड स्टडीज़ होती है, इसमें इनको इन्वॉल्व ना करके इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती हैं जिससे ये अपनी लाइफ के लिए अर्न कर सकें। तो इनको ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं। बट जो 75 से 100 तक का जिनका IQ होता है उनको वो एजुकेबल होते हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्सेशन इज कन्वर्सेशन क्या है? लिसनिंग स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल है, एक्सप्रेसिव स्किल है या रिस्पेक्टिव स्किल है? तो जो कन्वर्सेशन है वो है एक्सप्रेसिव स्किल। अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, अपने थॉट्स को, उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कन्वर्सेशन जो है वो एक्सप्रेसिव स्किल होता है। और बोलते हैं जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। तो जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो चीज़ों को बहुत आराम से और बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो अच्छा लिसनर भी होता है। कन्वर्सेशन इज़ अ एक्सप्रेसिव स्किल है। कन्वर्सेशन जो है वो एक्सप्रेसिव स्किल है, जो आपको जो भी आपका आइडिया है, आपके जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलिएस्टर रेंज बिटवीन। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलीमराइजेशन मीन्स जब बहुत सारे मोनोमर्स, ये सब मोनोमर्स हैं लाइक ठीक है, ये जब सारे मोनोमर्स जुड़ेंगे तो बनेगा पॉलीमर, और ये जो मोनोमर के जुड़ने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जब ये सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ेंगे तो ये लॉन्ग फाइबर में बनते चले जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इसमें जब मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बना रहे हैं तब ये फाइबर बन रहा है। तो इनमें जो मोनोमर्स, जो पॉलिएस्टर के जो मोनोमर होते हैं जिनको मिला के पॉलिएस्टर बनता है वो होते हैं टेरापैथेलेटिक एसिड एंड एथाइलिन ग्लाइकॉल। टेरापैथेलेटिक एसिड एंड एथाइलिन ग्लाइकॉल ये मोनोमर होते हैं जो एक साथ जुड़ते जुड़ते ऐसे लॉन्ग चेन टाइप बनाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो रेंज होती है वो 115 से 140 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिनिश 100 ऑफ गारमेंट्स एट वन टाइम बाय अ सिंगल ऑपरेशन। इसमें से कौन सी प्रोसेस है जो बहुत सारे गारमेंट्स को एक साथ उनकी फिनिशिंग कर सकती है, मीन्स कटिंग कर सकती है, उसको असेंबल कर सकती है। तो एक साथ बहुत सारे गारमेंट्स की फिनिशिंग करना वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है? तो जो बहुत सारे गारमेंट्स की फिनिशिंग एक साथ होती है तो वो होता है टनल फिनिशर। जो टनल फिनिशर है ये बहुत सारे गारमेंट्स को एक साथ फिनिश करने में हेल्प करता है, तो ये आता है टनल फिनिशर। नेक्स्ट आता है
इंडिकेट द रीजन सेपरेटिंग वन सिस्टम फ्रॉम अनदर इन द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। जो सिस्टम है उसमें एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर बाउंड्री, इंटरफेस, एक्सचेंजर एंड डिवाइडर। तो जब एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे प्लॉटिंग है या घर है, तो एक घर को, ये घर को समझ लो एक सिस्टम है, तो एक घर दूसरे घर से कैसे सेपरेट होता है? उसके बीच में एक वॉल होती है ना, एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री वॉल होती है। तो यही है, बाउंड्री जो है वो एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट करती है। एक्सचेंजर जो एक मीन्स चीज़ें एक्सचेंज करना, इंटरफेस, डिवाइडर, ठीक है, जो चीज़ें एक दूसरे को सेपरेट करती हैं, जो एक रीजन को दूसरे रीजन से, या जो सिस्टम में जो पार्ट्स हैं उनको, एक पार्ट को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करना, ये होता है बाउंड्री का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोमिनेंट इमोशंस आर ऑलवेज। डोमिनेंट, जो डोमिनेंट इमोशन होते हैं, डोमिनेंट, वो हमेशा कैसे होते हैं? प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड रेयर। डोमिनेंट मीन्स जो किसी पर्सन पे मीन्स जो हैवी हो। डोमिनेंट मीन्स अगर कुछ काम कर रहे हैं, डोमिनेंट मीन्स जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता हो, या फिर जो चीज़ों को सप्रेस करके, जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो डोमिनेंट्स होते हैं, वो कैरेक्टर शो हो ही जाते हैं। अगर आप जैसे कोई पर्सन है, उसको अगर वो बहुत टॉकेटिव है, अच्छा बोलता है, ज़्यादा बोलता है, तो वो बहुत देर तक शांत नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो नेचुरली मीन्स दिख जाते हैं, उनको बोलते हैं डोमिनेंट। ऐसे ही कुछ इमोशंस होते हैं जो नेचुरली एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं डोमिनेंट। और डोमिनेंट मीन्स नेचुरली एक्सप्रेस हो जाते हैं, जल्दी एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो रेयर तो होंगे नहीं। रेयर मीन्स जो कभी कभी इमोशंस एक्सप्रेस हुए, कभी कभी इमोशंस दिखें। तो जो डोमिनेंट हैं वो रेयर तो हो नहीं सकते, क्योंकि डोमिनेंट एंड रेयर दोनों एक दूसरे से अपोजिट वर्ड हैं। अब डोमिनेंट है तो रेयर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब डोमिनेंट इमोशन जो है प्लीजेंट भी हो सकते हैं, किसी कोई मतलब शांत हो सकता है, किसी को बहुत कोई इनप्लीजेंट भी हो सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, और किसी के स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है कि प्लीजेंट हो सकते हैं, अनप्लीजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, पर जब डोमिनेंट हैं तो रेयर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेंड हैव बेस्ट फ्लेम रिटार्डेंसी। ये कुछ फाइबर हैं, उनके ब्लेंड्स हैं, मीन्स दो फाइबर को मिला के बनाया है, तो इनमें से किसकी फ्लेम रिटार्डेंसी अच्छी है? मीन्स जो जल्दी से आग जिनमें नहीं लगती, जिनमें जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। तो कॉटन एंड वुड, ये तो गलत है। कॉटन एंड स्पेंडेक्स, ये भी गलत है। मॉड एक्रेलिक एंड स्पेंडेक्स, ये भी गलत है। एरामिड एंड पीवीसी, जो एरामिड वाला फाइबर है, फैब्रिक है, ये एरोस्पेस या मिलिट्री एप्लीकेशंस जो बनते हैं, मिलिट्री के लिए जो कपड़े बनते हैं उनमें यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एस्बेस्टस सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं। एस्बेस्टस जो मिनरल फाइबर होते हैं, तो इनमें जल्दी से हीट नहीं पकड़ता है। पीवीसी बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी जल्दी हीट नहीं पकड़ते हैं। तो एरामिड और पीवीसी का जो ब्लेंड होगा, एरामिड फाइबर और पीवीसी फाइबर को मिला के जो बनेगा, वो जो है उसमें जल्दी से फ्लेम या जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा, वो फ्लेम रिटार्डेंसी होगी इनमें। तो एरामिड और पीवीसी में फ्लेम रिटार्डेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वर्कर्स आर। अफेक्टिव कंपोनेंट्स मीन्स इमोशंस या बिलीफ, जो ठीक है, तो जो पर्सन के स्पेसिफिक इमोशन क्या है, उसके बिलीव्स क्या हैं किसी चीज़ को लेके, तो जो वर्कर है उसके अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होंगे? एटीट्यूड, स्किल, फीलिंग एंड इंटरेस्ट। जो अफेक्टिव है मीन्स इमोशन है, तो एटीट्यूड हो गया, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये इमोशन है। स्किल जो है ये अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। तो 1, 3 एंड 4 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एटीट्यूड है, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये अफेक्टिव हैं। जो इमोशंस हैं, ये इमोशन ये अफेक्ट करते हैं। स्किल इज़ नॉट अ इमोशन। स्किल तो कोई चीज़ को, कोई काम है उसको बार बार करने से जो प्रैक्टिस होती है वो होता है स्किल। बट जो एटीट्यूड है, फीलिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ये अफेक्टिव कंपोनेंट हैं। ये बिलीव्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो बिलीव्स हैं या इमोशन हैं, तो वो होता है एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन आर। जो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के चैनल हैं, जिसमें जहाँ पे कॉमन पर्सन या फिर जहाँ पे लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन चैनल हैं? कम्युनिटी रेडियो, पार्टिसिपेटरी वीडियोस, स्ट्रीट थिएटर एंड फिल्म। तो कम्युनिटी रेडियो, पार्टिसिपेटरी वीडियो एंड स्ट्रीट थिएटर, ये
ऐसे पार्टिसिपेटरी चैनल हैं जहाँ पे लोग जो है इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिल्म इज़ नॉट अ पार्टिसिपेटरी चैनल। तो 1, 2 and 3 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिटी रेडियो, पार्टिसिपेटरी वीडियो एंड स्ट्रीट थिएटर, ये पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन पार्टिसिपेटरी चैनल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन द करेक्ट सिक्वेंस द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ एज दे अपीयर विद एडवांसमेंट ऑफ डिजीज़। मीन्स बेसिक सिम्टम्स से लेकर एडवांस सिम्टम्स को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। लाइक जब बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे डायबिटीज़ होती है, उसके बाद उसका स्टेज जो है बढ़ता जाता है या डिजीज़ जो है वो थोड़ी सीवियर होती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सिम्टम्स दिए हैं इनको अरेंज करना है। तो डायबिटीज़ का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल का राइज करना। मीन्स राइज कर रहा है ग्लूकोज लेवल, मीन्स हाइपर होगा, और ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्लाइसीमिया। तो जो सबसे पहला सिम्टम होगा वो होगा हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। ये है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो स्टार्ट हो रहा है 5 से। तो 5 किस में है? ए में है और बी में है। तो ये दो तो बस ऐसे ही कट हो गए। तो ऐसे जब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ये क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाते हैं तो बहुत आराम रहता है। तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। देन इसमें दिया है 2, इसमें दिया है 3। तो देखते हैं क्या है। ग्लाइकोसूरिया एंड पॉलीयूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया बार बार ग्लाइकोसूरिया मीन्स यूरिया में ग्लूकोज का जाना। उसके बाद पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आना। अब सिंपल सी बात है, जब यूरिन आएगा तभी तो हम चेक करेंगे कि इसमें ग्लूकोज है या नहीं। तो पहले आएगा पहले ग्लाइकोसूरिया मीन्स जब यहाँ पे आएगा, पहले आएगा ग्लाइकोसूरिया, देन आएगा पॉलीयूरिया। अब देखो ग्लाइकोसूरिया क्योंकि ग्लूकोज में ब्लड में एक्सेस या हाइपर ग्लाइसीमिया एक्सेस ग्लूकोज है। तब जब ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है ये जाके किडनी में फिल्टर होगा, वहाँ से ये यूरिन में पहुँचेगा। जब यूरिन में पहुँचेगा तो वहाँ से उसके बाद होगा पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेस यूरिन आएगा, बार बार यूरिन आएगा। जब बार बार यूरिन आएगा मीन्स बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, यूरिन के साथ वाटर तो लॉस हो रहा है। तो जब बार बार वाटर लॉस हो रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, तो होगा क्या? डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा और डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कर देते हैं थोड़ा सा, मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सिंपल शुगर से सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा कम हो गई तो हो जाएगा कीटोसिस, और कीटोसिस होगा तो सिंपल लास्ट स्टेज होती है डायबिटिक कोमा। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, कीटोसिस एंड डायबिटिक कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सीक्वेंस ऑफ वूल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। वूल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग का सीक्वेंस बताना है कि वूल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आता है फाइबर्स को हम ग्रेड करेंगे, ग्रेडिंग ऑफ फाइबर्स, क्योंकि जो फाइबर इकट्ठे किए हैं उनको फिर ग्रेड करेंगे। तो ग्रेडिंग ऑफ फाइबर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन आएगा क्या? स्काउरिंग, क्योंकि उसकी क्लीनिंग, फाइबर को तो इकट्ठा कर लिया, जब उसके बाद जो वूल की क्लीनिंग प्रोसेस है उसमें स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, यही सब तो आता है ना। तो पहले आएगा स्काउरिंग, देन आएगा कार्बोनाइजिंग। जब कार्बोनाइजिंग हो जाएगा, वॉश हो जाएंगे, उसके बाद उनमें ऑयलिंग, वॉशिंग एंड ऑयलिंग करेंगे, जिससे जो फाइबर है वो मॉइस्ट रहे, ब्रिटल ना हो। जैसे हम लोग, क्योंकि वूल है तो एक टाइप का हेयर, तो ऐसे हम लोग जब हेयर वॉश करते हैं उसके बाद उसमें कुछ कंडीशनर अप्लाई करते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं, जिससे वो मॉइस्ट बने रहें, जिससे हेयर जो है वो ब्रिटल ना हो। तो उसके बाद आएगा वॉशिंग एंड ऑयलिंग। जब वॉशिंग एंड ऑयलिंग सारा हेयर वॉश होके क्लियर है, देन उसका वो लैप फॉर्मेशन मीन्स जो फाइबर उनको एक साथ ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे। उसके बाद जब फाइबर्स को एक साथ अरेंज कर लिया तब देखेंगे इसमें कुछ फाइबर हैं वो बड़े बड़े हैं, कुछ फाइबर हैं छोटे हैं, कुछ फाइबर हैं जो मीडियम लेंथ के हैं। तो फिर इनको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे टॉप्स एंड नेल्स। टॉप्स एंड नेल्स मीन्स कुछ छोटे फाइबर हैं, कुछ बड़े फाइबर हैं, तो इनको जब सेपरेट करेंगे तो होगा सेपरेशन ऑफ टॉप्स एंड नेल। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर आपको वूल की पूरी डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़नी है तो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे नेचुरल फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा डिटेल में डिस्कस है, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सीक्वेंस ऑफ वीविंग ऑपरेशन। वीविंग मीन्स जो कपड़े को बुना जाता है, कपड़े की जो बुनाई होती है उसको बोलते हैं वीविंग ऑपरेशन। वीविंग, तो वीविंग ऑपरेशन के सारे जो भी सीक्वेंस हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है वीविंग प्रोसेस को, ठीक है। तो करेक्ट इसका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले
हम वार्प एंड वेफ्ट जो भी वीविंग, जैसे लूम पे वीविंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मशीन है, लूम है, इस पर अगर वीविंग करें तो सबसे पहले वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स को उस पर वाइंड करेंगे ना, तो वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड वाइंडिंग होगा। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वार्प एंड वेफ्ट वाइंडिंग होगा, जब वार्प एंड वेफ्ट वाइंडिंग होगा उसके बाद वार्पिंग एंड साइजिंग, देन आएगा ड्राविंग, डेंटिंग, लूमिंग एंड वीविंग। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, sequence the general objective of ergonomics according to their order of importance. Ergonomics, the interaction of human with machine, जब human और machine एक साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं ergonomics। और human और machine साथ में काम कर रहे हैं तो इसका importance क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब क्योंकि अगर अभी जैसे मशीन्स के आ जाने से तो बहुत टाइम सेव होता है, लेबर एफिशिएंसी है, ठीक है, कंफर्ट रहता है, तो इसको अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है उसको अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, कंफर्ट, कुछ जैसे डेंजरस काम है उनके लिए मशीन आ गई, तो सबसे पहले पर्सन को क्या, उसको कंफर्ट है, कंफर्ट, हेल्थ है, हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके बाद पर्सन की जो हेल्थ है और वो सेफ है, हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके बाद इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले जब पर्सन, ठीक है, कंफर्ट है, उसकी हेल्थ भी सेफ है और मशीन के साथ इफ़िशियंसी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमन मशीन जब एक साथ काम कर रहे हैं तो जो भी देखो मशीन्स हैं वो 24 आवर्स काम करती हैं, अब ह्यूमन 24 आवर्स तो काम नहीं कर सकता। इससे जब मशीन्स को यूज़ करने से इफ़िशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आता है कंफर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी, देन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से भी देख लीजिए, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट। कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई फील्ड ट्रिप है, वहाँ पे को आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए आप क्या बेसिक सीक्वेंस क्या है या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो आप सबसे पहले उनको एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि कहीं अगर प्रोग्राम को मैनेज करना है तो सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं, वहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे वहाँ की सिचुएशन क्या है, ठीक है, वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे प्लान, एंड लास्ट में तो इवैल्यूएशन आता ही है। तो इवैल्यूएशन देखो लास्ट में, ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स देख सिचुएशन एनालाइज करेंगे कि पर्सन, वहाँ के जो भी पर्सन, उनको प्रॉब्लम क्या है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, तो जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन उसके अकॉर्डिंग प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कि प्लान कैसे काम करता है, उसको फिर इवैल्यूएट करेंगे कि प्लान कितना काम किया, कितने पॉजिटिव रिजल्ट आए, कितना निगेटिव आया। तो इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट प्रोसेस। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से भी हिंदी में भी देख लीजिए, जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, देन उसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिस्ट 1 है, इसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो रिकेट्स, फ्लोरोसिस, बेरीबेरी एंड पेलेग्रा। लिस्ट 2 में दिया हुआ डेलिबेरियम, पैरेस्थीसिया, मॉल्टेड टीथ एंड काइफोसिस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है। वो रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स मीन्स विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में हो जाता है काइफोसिस, मीन्स जो हमारी जो स्पाइन है या जो बैकबोन है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आना, वो ठीक है, उसका ब्रिटल हो जाना बोन्स का, तो ये होता है काइफोसिस। तो रिकेट्स मीन्स काइफोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस कुछ भी हुआ तो उससे होता है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस कहाँ होता है, टीथ में होता है, टीथ पे वाइट पैचेज आ जाते हैं, उसको बोलते हैं मोल्टेड टीथ, ठीक है। देन आता है बेरीबेरी, बेरीबेरी में होता है पैरेस्थीसिया। देन पेलेग्रा, पेलेग्रा में होता है डेलिबेरम, ठीक है, जहाँ पे पर्सन को लगता है इल्यूजन जैसा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट में 4, सेकेंड में 3, थर्ड में 2, 4 में 1। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी वाला, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को विथ लिस्ट सेकेंड।
CHF, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसी। CHF ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट फेल्योर, तो ये होता है पेरिफेरल एडिमा, क्योंकि जब ब्लड प्रॉपरली, हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड अगर पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक ब्रेथनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रॉपर ब्रेथ आ नहीं रही है, या फिर फटीग है, स्वेलन ऑफ लिम्स, स्वेलन ऑफ लेग्स। तो पेरिफेरल एडिमा, एडिमा मीन्स स्वेलिंग, पेरिफेरल मीन्स जो लेग्स, तो लेग वगैरह में अगर स्वेलिंग आती है तो CHF का एक सिम्टम होता है। देन आता है डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़ एंड विटामिन डी। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। कुछ CHF मीन्स पेरिफेरल एडिमा। देन आता है डिसलिपिडीमिया, लिपिडीमिया मीन्स इंक्रीज इन LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। देन आता है डायबिटीज़, डायबिटीज़ में हो जाता है पॉलीडिप्सिया। देन आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो फैट का माल एब्जॉर्प्शन होगा, फैट प्रॉपर एब्जॉर्ब, विटामिन डी जब फैट की कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और अगर फैट की कमी होगी या फैट प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा है तो विटामिन डी भी साथ में एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो हो जाएगी विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस है, वो है सीक्वेंस नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। DPT, जेलसी, मारिया मॉन्टेसरी एंड हैविंग हर्ट्स, ठीक है। तो क्या है DPT, इस सबसे DPT जो सबसे पहला टीका दिया जाता है इन्फेंट को, वो होता है वूपिंग कफ। DPT जो है वो वूपिंग कफ के लिए दिया जाता है। देन आता है जेलसी, जेलसी क्या है, ये एक निगेटिव इमोशन है जेलसी। देन मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने दिए थे सेंसरियल ट्रेनिंग्स, ठीक है, प्राइमरी ट्रेनिंग्स। देन हैविंग हर्ट्स ने दिए थे डेवलपमेंटल टास्क। तो जिसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है ए इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें साड़ीज़ दिया हुआ है, साड़ीज़ को मैच करना है। बालूचरी, पैठनी, माशरू एंड जामदनी। तो जो बालूचरी साड़ी है ये मुर्शिदाबाद की है, ठीक है। जो पैठनी है ये लो महाराष्ट्र। देन उसके बाद आती है मशरू जो है पाटन की है, जामदानी जो है वो ढाका से है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है वो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बालूचारी फ्रॉम मुर्शिदाबाद, पैठनी फ्रॉम येलो महाराष्ट्र एंड मशरू फ्रॉम पाटन एंड जामदानी फ्रॉम ढाका, ठीक है। तो उसका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये आंसर्स हैं, तो आप आंसर्स भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू ज़ारफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये है वे टू ज़ारफ यूट्यूब चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।